कल से यानी कि सोमवार से हमारे देश में अनलॉक 1 यानी कि कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील की एक नई शुरुआत हो रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार पहले से ही पाबंदियां हटाने, लॉकडाउन खोलने की वकालत करती रही है। अब जब कल से इसकी शुरुआत हो रही है तो राजस्थान सरकार की तैयारियां किस तरह की हैं, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना, इन दोनों पहलुओं पर गहलोत सरकार कैसे तालमेल बैठाएगी, इन सवालों के अलावा तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। क्या प्लान है सचिन जी राजस्थान में कल से आपका? कल केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं और इसको अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश की सरकार भी इसमें कुछ संशोधन कर कर अपनी गाइडलाइंस हम लोग जारी करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि लॉकडाउन को जब हम खोल रहे हैं तो हमें और अधिक सावधानी से करना पड़ेगा। जो भी रियायत हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, लोगों के मूवमेंट में, शहरों के अंदर, उसको बहुत सावधानी से और बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था वापस आए, लेकिन जैसा आप खुद जानते हैं कि जी। संक्रमण पूरे देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पीक पर आ गए हैं। इसलिए हमें लगातार इसको कंटेन करने की जो हमारी मुहिम है, उसको कमजोर नहीं होने देना है। लॉकडाउन खुले भी, गाँव में, शहरों में लोग वापस काम पर आएँ, अर्थव्यवस्था दोबारा जीवित हो, लेकिन संक्रमण और फैले, ये हम लोग, मैं समझता हूँ, इसको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। और आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने टेस्टिंग पर ध्यान ज़्यादा फ़ोकस किया है। हमारा फ़ोकस है कि हम 25,000 टेस्ट रोज़ करें। सबसे आसान तो ये है कि आप टेस्ट ही मत करिए, तो आपके पॉज़िटिव पेशेंट्स ही नहीं आएँगे और अच्छी सबको खबरें लगेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टेस्ट करके, आइसोलेट करके, ट्रीट करके लोगों को ठीक करेंगे, वही इस समस्या का समाधान है। सचिन जी, सबसे बड़ी चुनौती यही है जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं कि एक तो लॉकडाउन खोलना है, गतिविधियाँ चालू करनी हैं, जीवन को पटरी पर लाना है, और दूसरा अपने आप को, प्रदेश को, देश को बचाना भी है। लेकिन कुछ तो आप इस वक्त बताइए, क्योंकि राजस्थान का व्यक्ति ये जानना चाहता है आज आपसे कि आप क्या क्या खोल रहे हैं, किस तरह से खोल रहे हैं। देखिए, जो रियायत दी गई हैं, जो ग्रीन ज़ोन्स हैं या जो ऑरेंज ज़ोन्स हैं, और जो रेड ज़ोन्स के अंदर भी इलाके जो जिसको हम फ्री कर सकते हैं, हम फ्री करेंगे। इंटरस्टेट और स्टेट, जिले से जिले जाने में कोई पाबंदी नहीं है। जो कर्फ्यू भारत सरकार ने दिया है, वो यहाँ पर भी हम लोग रात को मेंटेन करे हुए हैं। और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में पूरी छूट दी है। कृषि पे लोग काम कर रहे हैं, मंडियों में सामान बेच रहे हैं, और जो फैक्ट्रियाँ शहरों के बाहर हैं, वहाँ पर सारा काम हो रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन मेंटेन करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई गई है, जैसे मेट्रो पे पाबंदी लगाई गई है, भारत सरकार ने लगाई है, जी। उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो छूट दें, उसमें लोग इसको अति उत्साह में संक्रमण फैलाने की दिशा में ना बढ़ जाएँ। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि गाँव में ये नहीं पहुँचना चाहिए। अभी तक शहरों तक सीमित है। ज़्यादा जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, वो शहरों तक हैं। कुछ अब क्योंकि प्रवासी श्रमिक जो मज़दूर वापस भी आए हैं राजस्थान में, वो क्वारंटाइन के अंदर हैं। फिर भी कुछ खबरें आ रही हैं कि गाँव में इन्फेक्शन थोड़े बहुत फैल रहे हैं। इसको हमें पूरी तरह एक एहतियात दे हम लोगों ने दी है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, क्वारंटाइन लोगों को की है। और गाँव के अंदर भी जो छोटा-मोटा व्यवसाय है, उसको लोग खोल सकते हैं, लेकिन हर दुकान पे लिमिटेड लोग जाएँ, डिस्टेंस मेंटेन कर कर रखें, और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसका पालन लोग करें। सचिन जी, देश भर में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वो हमारे श्रमिक हुए। मजदूरों के लिए आपने मनरेगा में ज़बरदस्त काम दिया। राजस्थान सरकार की, आपकी इस बारे में तारीफ हो रही है, लेकिन आपने वर्किंग आवर्स भी कम करने की बात कही है। जी, क्या देखिए क्या ये योजना है आपके मजदूरों के लिए? देखिए, 17 अप्रैल को जब लॉकडाउन की खुलने की बात हुई थी, तब मैंने जब मीटिंग ली, राजस्थान में उस समय सिर्फ 62,000 लोग नरेगा से रोज़गार पा रहे थे। और हम जानते थे कि जब फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कारखाने बंद हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और जो श्रमिक पैदल चल रहे हैं, अलग-अलग राज्यों से वापस राजस्थान में आएँगे, उन लोगों को हम कैसे एक सुरक्षा कवच दे सकते हैं। तो उसी समय मैंने अधिकारियों को बोला था कि इसको पूरी तरह खोल दीजिए, जॉब कार्ड बनाना बिल्कुल आसान कर दीजिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हम रोज़गार दे रहे हैं नरेगा के माध्यम से। लगभग 44 लाख लोग, 44 लाख लोग नरेगा से रोज़गार पा रहे हैं, ₹220 प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये एक जीवनदान है, संजीवनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक सबसे गरीब लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो जो डिमांड है, जो कंज़म्पशन है, वो बढ़ नहीं सकता।
और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था में, तब तक हम इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रीज़ हैं, वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए लोगों को रोज़गार मिले, और जो हमने यहाँ प्लान बनाया है राजस्थान के अंदर, जो अनस्किल्ड हैं, वो नरेगा में काम करेंगे। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बनाया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, श्रमिक आ रहे हैं, जिसके पास जो स्किल्स हैं, किस फैक्ट्री में लोग कहाँ उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका एक पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। उनको रीट्रेनिंग भी देंगे, उनको रीस्किलिंग भी करेंगे, ताकि वो, जैसे जो महाराष्ट्र से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, आज राजस्थान में अगर उसी उद्योग की कुछ और फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ उनका हम संपर्क साध रहे हैं, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट, कारखाने मालिक और जो स्किल्ड लेबर है, उनको हम मैच करा के वहाँ उनका डेटा प्रोवाइड कर सकें। मिडिल क्लास आपने ठीक है श्रमिकों के लिए तो कर दिया। आप भीषण गर्मी में उनसे कम घंटे काम करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सचिन जी। लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो भी कम प्रभावित नहीं है, बहुत नुकसान हुआ है उसे, उसके लिए योजना। देखिए, मिडिल क्लास के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था लॉकडाउन से और कोरोना से पहले भी बहुत लचर थी, अब उस पे डबल इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए भी वैकल्पिक हमें उपाय सोचने पड़ेंगे। जो पहले प्रोफेशंस थे, जो कंपनियाँ हैं, जो एम्प्लॉइज़ की छँटनी कर रहे हैं, तो अलग-अलग जो आईटी सर्विस हैं या अलग इंडस्ट्रीज़ को हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मिडल क्लास के लिए मैं समझता हूँ बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, क्योंकि उनका जो ईएमआई है या रोज़ के खर्चे हैं, नौकरी में अगर तनख्वाह में कटौती हो रही है, तो उस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनौती का हम उपयोग कर सकते हैं एज़ एन अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि एक पेंट अप डिमांड है। तो नए उद्योग में नए रोज़गार मिलेंगे, लोग बहुत जल्द 2-3-6 महीने में ट्रेनिंग कर नए अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग हम करेंगे, चाहे यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग पहले काम कर चुके हैं। काउंसलिंग हम लोग दे रहे हैं, लेबर मार्केट में हमने कुछ बात की है, ताकि लोग जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो अपनी क्षमता के आधार पर रोज़गार ढूँढ सकें। लेकिन इसमें समय लगेगा, ये मैं कहूँ कि बहुत आसानी से हम कर पाएँगे ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम लोग उनकी मदद करेंगे, ताकि दोबारा अपने पैरों पर वो सब परिवार खड़े हो सकें। सचिन जी, कोरोना के संकट काल में आप पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंभीर आरोप भी लगा दिए कोटा के छात्रों को लेकर और उनके किराए को लेकर। आपको लगता है कि ऐसे में जब आप मजदूरों के काम करने के घंटों में कमी के लिए पत्र लिख रहे हैं वित्त मंत्री को, क्या राजनीति कहीं ना कहीं इन आपकी प्राथमिकता और योजनाओं को प्रभावित करेगी? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज़ हमने जो चिट्ठी लिखी आज, क्योंकि यहाँ राजस्थान में कई जगहों पे 50 डिग्री टेम्परेचर है, रेड अलर्ट घोषित किया है वेदर डिपार्टमेंट ने। तो हमने तो पहले ही सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक काम करने का लोगों का रियायत दी थी। हम चाहते हैं उसको 11 या 12 बजे तक करते हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी में उस गर्मी का शिकार ना हो जाएँ। जहाँ तक आप बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, देखिए, कोटा में जो बच्चे यहाँ फँसे हुए थे, अलग-अलग राज्य सरकारों ने अब परमिशन माँगी, और केंद्र सरकार से बात करने के बाद वो अपने-अपने घरों में गए, ट्रेनों से गए, बसों से गए हैं। लेकिन जब किसी सरकार की मदद करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है, तो सरकार सुझाव या मदद देने से छोटी नहीं बन जाती है। अगर प्रियंका गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों का ऑफर दिया यूपी सरकार को लेने का, तो जानबूझ के अड़चनें पैदा कर उस काम को ना करना, मैं समझता हूँ वो इस चुनौतीपूर्ण लेकिन समय में कोटा के सही नहीं। छात्रों को लेकर तो आरोप आप पे ये भी लग रहा है ना कि मैं बता रहा हूँ, आपने हमने आपने भी पैसे वसूल कोई किए, नहीं आपने भी मांगा। किराया लिया यूपी से, यूपी गलत सरकार से। अरे अंसारी साहब, हमने किसी से बिल नहीं मांगा। वो बसें भेजी गई थी यहाँ पर, क्योंकि बसें कम पड़ गई थी, तो कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन एक एग्रीमेंट होता है दोनों का। जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है यूपी का, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है राजस्थान का। हमने बिल किसी से नहीं मांगा। हमारी बस वहाँ जाती है तो वो तेल भरवा देते हैं, उनकी बस यहाँ आती है तो हम तेल भरवा देते हैं। तो आपस में हमेशा चलता रहता है। कोई विशेष किसी से बिल मांग कर किसी को तंग करने की बदनीयती से हमने काम नहीं किया। हमने तो सब ट्रेनों और बसों को अपने यहाँ से चलाया है। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ ट्रेनें गई हैं, सरकार ने खर्चा वहन किया है। आज ज़रूरत इस बात की है, अभी भी एक देशव्यापी नीति कोई सरकार ने बनाई नहीं श्रमिकों के आवागमन के लिए। अगर 2 महीने पहले आप डिक्टेट करते कि ये प्रोटोकॉल रहेंगे, ये बसें, ट्रेन चलेंगी, देशव्यापी एक नीति बनती श्रमिकों के आने-जाने के लिए, तो ये कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं होता। वो हमारी मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की एक एक चूक रही है। अब आने वाले समय में जो लोग वापस आ गए हैं,
उन लोगों को हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं, उनके जॉब कार्ड बना रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 8 लाख लोग ऐसे हैं जो राजस्थान वापस आए हैं अलग-अलग राज्यों से, उनको नरेगा में हम लोग काम दे रहे हैं और जो स्किल्ड लेबर है, उनको फैक्ट्रीज़ में हम नौकरियाँ दिलवाएँगे। तो हमारी कोशिश है कि इसमें सब लोग मिलकर करें, सरकारें, पार्टियाँ, लोग, समाज मिलकर इस देश को चुनौती से बाहर निकालें। अभी हम खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। 8,000 हर रोज़ संक्रमण फैल रहा है देश में, तो बहुत 1 डेढ़ 2 महीने मेहनत करनी पड़ेगी जी। और कोई नहीं जानता कब इलाज मिलेगा, कब वैक्सीन आएगी, इसलिए एहतियात बरतकर राजनीति से परे हटकर एक दूसरे की मदद करने की भावना के साथ काम करना चाहिए। सचिन जी, इस पर जो आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर, सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने तो आपकी मानवीयता पर सवाल उठा दिए थे। क्योंकि समय कम है, इसलिए कभी ज़रूर इस पर आपसे बात करेंगे हम। लेकिन एक और गंभीर समस्या है, एक ही हमारा देश, एक देश में रहकर भी राज्य आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे को आने जाने पर रोक रहे हैं, सीमाएं सील कर रहे हैं। कल से सब खुल जाएगा। राजस्थान में क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि देश के किसी भी राज्य का कोई नागरिक अगर जाता है तो सचिन जी उसे तंग नहीं किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देश का नागरिक, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, कश्मीरी हो, राजस्थानी हो, हमारे देश का नागरिक है। सब बराबर के नागरिक हैं, सबका मान-सम्मान, मदद करना हमारा दायित्व है, हमारी संवैधानिक ज़िम्मेदारी भी है। इसलिए हर एक का मान-सम्मान के साथ उसकी पूरी मदद की जाएगी, चाहे वो प्रवासी राजस्थान का हो या कहीं और का हो। हमारी सरकार ने खुले मन से खुले दरवाजे रखे हैं, हर व्यक्ति की संपूर्ण सहायता करेंगे, परिवार सहित उसको खाने-पीने, रहने का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं और भी करेंगे। और ऐसी भावना मैं समझता हूँ बाकी अन्य राज्यों को भी रखनी चाहिए, ताकि हम सब एक उदाहरण पेश कर सकें दुनिया के सामने कि संकट के समय में भी पूरा देश एकजुट रहा।